हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीडी पारा सर और आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की आंशिक असफलताओं के कारण। देखो साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना अक्टूबर 1945 में हुई। दुनिया ने दो विश्व युद्ध देखे। पहले विश्व युद्ध से ज़्यादा त्रासदी दूसरे विश्व युद्ध में हुई। दूसरे विश्व युद्ध की स्थापना के बाद पूरी दुनिया के विद्वान और शांति पसंद नेतृत्व ने ये तय किया कि एक ऐसी विश्व संस्था की स्थापना की जाए जो तीसरे विश्व युद्ध से मानवता को बचा सके, दुनिया को बचा सके, विभिन्न देशों को लड़ने से बचा सके। और इसी दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रयास था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के जो उद्देश्य तय किए गए थे, उन उद्देश्यों में तय किया गया था कि पूरी मानवता को ऐसे संकटों से बचाना है जो संकट या तो प्रकृति के द्वारा जनित हों या मानव के द्वारा जनित हों। और संयुक्त राष्ट्र संघ के तमाम अंग बनाए गए और जो अंग मानवता के हित के लिए लगातार आज तक काम कर रहे हैं। लेकिन ये देखा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय जो स्वप्न देखा गया था वो उस रूप में साकार नहीं हो पाया जिस रूप में देखा गया था। कहीं ना कहीं उसमें कमी हुई है, अर्थात यूएनओ वह भूमिका नहीं निभा पाया है जिस भूमिका की कल्पना की गई थी, जिस भूमिका के बारे में सोचा गया था। हमने ये देखा कि तमाम जगह ऐसा हुआ है, वहाँ हमें संयुक्त राष्ट्र संघ पंगु दिखा है, कमज़ोर दिखा है। चाहे एक ध्रुवीय विश्व होने की स्थिति में ऐसा दिखा हो हमें, या द्विध्रुवीय विश्व की स्थिति में जब शीत युद्ध चल रहा था, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच रस्साकसी चल रही थी, तब हमें ऐसी स्थिति दिखाई दी। लेकिन हमें ये स्थिति ज़रूर दिखाई दी है तब न्यायपूर्ण कार्य या यूएनओ जिस विजन को लागू करना चाहता है उसको लागू नहीं करवा पाया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय जो लक्ष्य उद्देश्य रखे गए, निश्चित रूप से यूएनओ पूर्णतः उन्हें प्राप्त करने में वह भूमिका नहीं निभा सका जो उम्मीद की गई थी। चाहे शांति स्थापना की बात हो या शस्त्रास्त्रों की होड़ या कमज़ोर राज्यों का शोषण हो। देखो साथियों, ये देखा गया कि शुरुआत में जब उपनिवेशवाद था तो उपनिवेशवाद के माध्यम से एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के विकासशील एवं अविकसित देशों का विकसित देशों द्वारा शोषण किया गया। अब दूसरा रूप ईजाद कर लिया गया है उनके द्वारा, दूसरा तरीका ढूंढ लिया गया है जिसमें नव उपनिवेशवाद के माध्यम से उन देशों का शोषण विकसित देश आज भी कर रहे हैं। दिसंबर 1979 में यूएनओ ईरानी छात्रों द्वारा बंधक बनाए गए अमेरिकी राजनयिकों को रिहा नहीं करवा पाया। अफगान में सोवियत हस्तक्षेप को नहीं रोक पाया। ऐसे ही वियतनाम संकट, हंगरी समस्या, इराक संकट, सोमालिया में शांति स्थापना, आतंकवाद का खात्मा इत्यादि अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिन पर यूएनओ आसान रूप प्रगति नहीं कर पाया, जिसके निम्न कारण बताए जा सकते हैं। ऐसे अनेक कारण हैं जैसे हमें यूएनओ की भूमिका में कमी होती हुई दिखाई देती है। इसमें पहला कारण है राष्ट्रों की गुटबंदी। राष्ट्रों की गुटबंदी हमें यूएनओ की स्थापना से लेकर आज तक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो यथार्थता है शक्ति संतुलन को लेके कि विभिन्न राष्ट्र गुटों के माध्यम से अपनी शक्ति को संतुलित करते रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अभ्युदय के साथ ही विश्व दो गुटों में विभक्त हो गया, साम्यवादी और पूंजीवादी। राष्ट्रों की इस गुटबंदी का प्रभाव संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णयों को प्रभावित करता रहा। सुरक्षा परिषद में बार बार वीटो का प्रयोग इस गुटबंदी का परिणाम था। निश्चित रूप से इससे यूएनओ की प्रगति बाधित हुई है। दूसरा कारण हम देखते हैं शीत युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ में शीत युद्ध की राजनीति शुरू हुई। उनके आपसी संबंधों में कटुता, वैमनस्य, प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ का मंच शीत युद्ध की राजनीति का अखाड़ा बन गया। प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर शीत युद्ध के परिप्रेक्ष्य में सोचा जाने लगा कि ये किस पाले का राष्ट्र है, किस प्रकार कार्य करना है। न्यायपूर्ण तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के बाहर अनेक कार्यक्रम बड़े राष्ट्रों ने अपनाए, जैसे मार्शल योजना, ट्रूमैन सिद्धांत, आइजनहोवर सिद्धांत, नाटो, वार्सा संधि, सीटो इत्यादि। बड़े राष्ट्रों ने
संयुक्त राष्ट्र संघ को अपने सिद्धांत का प्रचार और अपने हितों की सिद्धि करने का अखाड़ा बना लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करते हुए अब द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सैनिक व्यवस्थाओं पर अधिक विश्वास किया जा रहा है। तीसरा हम देखते हैं राष्ट्रीय प्रभुता का सिद्धांत। हमने ये देखा कि यूएनओ की जो असफलता हुई है उसमें राष्ट्रों की प्रभुसत्ता को महत्वपूर्ण माना गया। जब भी कोई विश्व संस्था की स्थापना की जाती है तो यह ध्यान रखा जाता है कि हम सब एक हैं, ये भाव रहता है, विश्व बंधुत्व का भाव रहता है। अगर ये भाव नहीं रहेगा, हमारी भक्ति अगर विश्व संस्थाओं के बजाय राष्ट्र के प्रति ज़्यादा रहेगी तो निश्चित रूप से उस विश्व संस्था को कार्य करने में दिक्कत आएगी। जिसके पास स्थायी रूप से अपना कुछ भी नहीं है, संघ के निर्णय केवल सुझाव के रूप में होते हैं तथा उन्हें राष्ट्रों के द्वारा अस्वीकार किए जाने पर उनके विरुद्ध कोई प्रभावपूर्ण कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसीलिए जो राष्ट्रीय प्रभुसत्ता है, संप्रभुता है, वो यूएनओ के मार्ग में आड़े आती है। हम ये देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय भावना का अभाव हमें साफ साफ दिखाई देता है। संयुक्त राष्ट्र संघ अनेक गुटों का समुदाय है, जिससे पश्चिमी, साम्यवादी, गुटनिरपेक्ष, अफ्रो एशियाई, लैटिन अमेरिकी, ये गुट अपने अपने हितों और स्वार्थों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक समस्या पर अपना मत प्रकट करते हैं। यह एक संकीर्ण सोच है, संकीर्ण मनोवृत्ति है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास नहीं हो सका है और न ही यूएनओ अपने मूल उद्देश्य में सफल हो पाया है। अगला हम ये देखते हैं सैनिक शक्ति का अभाव। देखो विद्यार्थियों, संयुक्त राष्ट्र संघ के पास अपनी कोई सेना नहीं है। ये इसका बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। ऐसी स्थिति में संघ द्वारा अपने आदेशों का उल्लंघन करने वाले राष्ट्र के विरुद्ध प्रभावपूर्ण सैनिक कार्रवाई संभव नहीं है। किसी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त मजबूत और प्रशिक्षित शांति सेना की आवश्यकता है, जिसका निर्माण एक समस्या है। एक स्थायी सेना का परोक्ष रूप से विरोध किया जाता है क्योंकि इसके कमान, गठन और आकार संबंधी अनेक जटिलताएं अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में विद्यमान हैं। देखो विद्यार्थियों, हम ये देखते हैं कि सुरक्षा परिषद को कहीं युद्ध रोकने के लिए सेना भेजी जानी है सुरक्षा परिषद को, तो वो उन राष्ट्रों की तरफ देखता है जो राष्ट्र शांति सेना में योगदान करते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो संप्रभु राष्ट्र हैं, शांति सेना में योगदान दे रहे हैं, उनके भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो राष्ट्रीय हित हैं, उन राष्ट्रीय हितों की समीक्षा के आधार पर वो शांति सेना भेजते हैं। और कई बार शांति सेना पर लांछन लगाया जाता है कि शांति सेना ने उस रूप में कार्य नहीं किया जिस तरह से उसको करना था। तो ये भी यूएनओ के लिए एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि उसकी कोई स्थायी सेना नहीं है। अगला हम देखते हैं कि वित्तीय संसाधनों का अभाव। निश्चित रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ के पास आर्थिक संसाधनों का अभाव है, क्योंकि जो कुछ राज्यों ने संयुक्त राष्ट्र संघ को दिए जाने वाले योगदान में कुछ कटौतियां कर दी हैं, योगदान देना स्थगित कर दिया है। इस समय संयुक्त राष्ट्र पर 193 जो देश हैं, उन देशों पर तमाम करोड़ों डॉलर का जो कर्ज है वो बकाया है। सबसे अधिक कर्ज अमेरिका व रूस पर है। इस कर्ज में से 1 अरब 30 करोड़ डॉलर नियमित खर्च के मद का और 2 अरब 10 करोड़ डॉलर शांति अभियानों के मद का है। तो देखो विद्यार्थियों, कोई भी जो ऋण लेने वाला है वो ऋणदाता से मुकर नहीं सकता। कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ऋणदाता के कर्ज के तले दबा रहता है। तो हम भी ये देख रहे हैं कि यूएनओ जैसी संस्था है वो ज़्यादा कर्ज देने वाले और कर्ज लेने वाले देशों से दबी रहती है। वित्तीय संसाधनों का अभाव निश्चित रूप से उसकी कार्यक्षमता को प्रभावित करता है, नकारात्मक रूप से उसकी कार्यक्षमता में ह्रास करता है, उसका पतन करता है। अगला देखते हैं हम वीटो का दुरुपयोग। सुरक्षा परिषद में वीटो के बार बार प्रयोग से यह एक विफल परिषद के रूप में प्रकट होने लगी है। वीटो की व्यवस्था के कारण सुरक्षा परिषद अपनी सामूहिक सुरक्षा के कार्य में असफल हो गई। हमने देखा कि शीत युद्ध के दौर में यूएनओ के पास जो मामले आते थे, जो मुद्दे आते थे, दुनिया की जो समस्याएं आती थी, उन समस्याओं को सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य अपने राष्ट्रीय हित के संदर्भ में विश्लेषित करते थे। ये देखा जाता था कि उनका जो विश्लेषण है वो विश्लेषण
अपने हित के अनुरूप होता था, और अगर राष्ट्रीय हित किसी निर्णय से कम हो रहे हैं अगर किसी देश के, तो निश्चित रूप से वो वीटो शक्ति का इस्तेमाल करते थे। ये देखा गया कि जो सोवियत विदेश मंत्री थे आंद्रे ग्रेमिको ने वीटो का इतनी बार प्रयोग किया कि उनको मिस्टर नॉट के नाम से जानते थे। तो निश्चित रूप से सुरक्षा परिषद की जो प्रगतिशील कार्य थे, वीटो ने उनको कम मतलब पीछे धकेला। एक तरह से वीटो की शक्ति ने सुरक्षा परिषद को पंगु बनाया, कमज़ोर बनाया। अगला हम देखते हैं एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था। सोवियत संघ के पतन के बाद हमने देखा कि दुनिया में एकमात्र अमेरिकी दादागिरी हमें दिखाई देती है, और उस अमेरिकी दादागिरी के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि अमेरिका हर जगह इस प्रकार की व्यवस्था चाहता है कि जिस व्यवस्था में अमेरिकी हित सर्वोत्तम रूप से सदें। संयुक्त राष्ट्र संघ जहाँ शीत युद्ध के काल में सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका की कठपुतली बन रहा, वहाँ शीत युद्धोत्तर काल में अमेरिका की कठपुतली बनकर रह गया। आज यूएनओ स्वेच्छा से अपने स्तर पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने में अक्षम है। वह केवल अमेरिका के आदेश, दबाव व गुड़की पर ही कार्य करता है। खाड़ी युद्ध व इसके बाद के वर्षों में अमेरिका ने इराक को जिस प्रकार प्रताड़ित व प्रतिबंधित किया, वह इसका एक स्पष्ट प्रमाण है। तो निश्चित रूप से शीत युद्ध के दौर में जो भूमिका थी, वहाँ एक तरह से हमें बैलेंस दिखाई देता था, वो बैलेंस आज नहीं है। आज अमेरिका निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, और उसको संतुलित करने के लिए सोवियत संघ वह भूमिका नहीं निभा पा रहा है, आज जो रूस नहीं निभा पा रहा है जो सोवियत संघ की भूमिका थी। अगला देखते हैं हम महाशक्तियों की साम्राज्यवादी भावना। संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलता में ब्रिटेन, हंगरी और साम्राज्यवादी देशों की स्वार्थ नीति बाधा उत्पन्न करती रही है। हंगरी, चेकोस्लोवाकिया तथा अफगानिस्तान में संघ की असफलता का कारण सोवियत संघ की आक्रामक कार्रवाइयाँ रहीं। देखो विद्यार्थियों, आलोचकों का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सोवियत संघ और अमेरिका के एवं पूर्व एवं पश्चिम के संघर्षों का अखाड़ा बना रहा। इसमें महाशक्तियाँ अपने परस्पर विरोधी स्वार्थों के कारण विभिन्न शांति प्रस्तावों को वीटो द्वारा रद्द करती रहती हैं। वस्तुतः यहाँ इतना अधिक विरोध और वीटो का प्रयोग दिखाई देता है कि इसे संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थान पर विभक्त और विरोधी दलों में बटा हुआ राष्ट्र संघ कहना अधिक उपयुक्त होगा। धन्यवाद साथियों।